जहाँ तक सवाल जो किया गया है रीडेबिलिटी के बारे में, इसके लिए मैंने उर्दू में क़िरातियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी वो मतन जिसमें पढ़वा लेने की सलाहियत हो, वो टेक्स्ट जिसमें पढ़वा लेने की सलाहियत हो। तो क्या उसका कोई फार्मूला होता है? अशरफ साहब यहाँ मौजूद हैं और सामने भी बड़े हम नाम हमारे मौजूद हैं। क्या ऐसा कोई आसान कोई फार्मूला हो सकता है कि वो फार्मूला अशरफ साहब बता दें कि भाई मैंने अपना नावल नंबरदार का नीला जो लिखा था या आखिरी सवारियाँ जो लिखी थी वो इस तरह मैंने इसको निभाया है और ये फार्मूले हैं। दरअसल कोई फार्मूला नहीं होता जहाँ तक मैं समझता हूँ। हर फनकार की अपनी समझ होती है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच होता है, एक तहजीबी कुरा होता है जहाँ उसकी परवरिश और पर्दाख्त होती है। कोई भी शायर, अदीब, फिक्शन निगार अपने उस कुरे से, उस तहजीबी कुरे से बाहर आकर के कुछ नहीं लिख सकता। इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। कोई भी नावल उठा के देख ले आप, पढ़ें, और क्या जो नावल ज़्यादा पढ़ा जाता है, आसानी से पढ़ा जाता है, वो बड़ा नावल है, या जो नावल ठहर ठहर के पढ़ा जा सकता है, गौर व फिक्र से पढ़ने की दावत देता है, वो कमज़ोर नावल है या उसकी हैसियत ज़रा कमज़ोर हो जाती है? कई इस सवाल में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। अलबत्ता हर फनकार का, हर फिक्शन निगार का एक हदफ होता है, एक टारगेट ऑडियंस है कि वो लिख किसके लिए रहा है। उसके कारी की हदबंदी कोई ना कोई होगी। कौन लोग होंगे जो नेमत खाना को पढ़ना पसंद करेगा? कौन लोग होंगे जो मैदान अमल या प्रेमचंद को पढ़ना पसंद करेगा? वो कौन लोग होंगे कारीन में जो चाहते हैं कि आखिरी सवारियां पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, या अल्लाह मियाँ का कारखाना पढ़ते हुए बड़ा महजूज होता है? दो चीज़ें होती है। मैंने अदब को समझने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया अदब को, वो शायरी हो या कुछ भी हो। एक तो है उसका मौजू होता है, एक स्टाइल होता है। तो मौजू तो जाहिर है कि हमारे प्रोफेसर नीरज कुमार के पास भी है, मेरे पास भी है, मकसूद दानिश के पास भी है, अशरफ साहब के पास भी है, और सामने जो हमारे बैठे हुए ऑडियंस। सबसे बड़ा मसला जो होता है उसके प्रेजेंटेशन का होता है। सवाल ये किया गया था कि रीडेबिलिटी की बात, उसमें पढ़वा लेने की सलाहियत कैसे पैदा की जाए। मैं इसको उतना अहम नहीं समझता। अहम बात यह है कि दुनिया की अशिया को फनकार ने जिस तरह देखा है, क्या बेआईनी ही उसको पेश कर देना अदब है? अगर गिलास को या किताब को या ये फाइलें रखी हुई हैं, ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं, ये कैमरा सामने लगा हुआ है, अदब में, लिटरेचर में आकर के अगर उसी तरह उसकी तस्वीर नजर आती है तो वो कमजोर फन पा रहा है। इसलिए कि आर्ट का पर्पस ये नहीं होता। डिफेमिलियराइजेशन की थ्योरी पूरी तरह दी गई कि चीजों को, अशिया को आप डिफेमिलियराइज करें अदब में आकर के, और डिफेमिलियराइज करने का सबसे बड़ा जो औजार या आला या जेवर हमारे पास है वो सनतें हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। तो इन फिगर ऑफ स्पीच से जो लोग काम करते हैं, काम लेते हैं, चीजों को, अशिया को हम पेश कर रहे हैं। मोबाइल है लेकिन मोबाइल ऊपर से दिख नहीं रहा है, रैप किया हुआ है। रैप करने के लिए सनदों का इस्तेमाल किया है आपने, इश्तिहार साजी की है। तो अगर इन चीज़ों का एहतमाम जो फनकार करता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि दबीस परत सनतों की ना हो, वरना कारी इसीलिए बिदक जाते हैं, हमारे पढ़ना नहीं चाहते। बीच में जो 60 के बाद का ज़माना है, वो शायरी हो या फिक्शन हो, कहा जाता है कि वो ज़माना अकहानी का ज़माना है 70 के बाद और उसके बाद, यानी जो तहरीरें या फिक्शन जो कुछ भी लिखा गया उस ज़माने में, तो लोगों की अप्रोच नहीं थी या वहाँ तक रसाई नहीं थी, या जो चीज़ पेश की जा रही है वहाँ तक पहुँचना उनके लिए बहुत महाल था।
तो इसका मतलब था कि सिंबलिज्म का इस्तेमाल या अलामतों का, इश्तिहारों का इस्तेमाल कुछ इतना ज़्यादा कर दिया गया कि क़ारीन उससे बिदक गए, दूर हो गए, चीज़ों को समझना मुश्किल हो गया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है हमारे फ़नकार के लिए कि बेअइन ही चीज़ों को पेश न करें। इस्तिआरा साजी जब तक नहीं है वो अच्छा फ़नपारा नहीं हो सकता, लेकिन साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है, और इसीलिए बड़ा तख्लीकार और फ़नकार बड़ा होता है कि उसे पता होता है कि जिस कंटेंट को वो पेश करने जा रहा है, जिस मौजू को वो पेश करने जा रहा है, उस पर कितनी मोटी परत हम चढ़ाएंगे ताकि क़ारीन के लिए वहाँ तक रसाई, मानी तक रसाई, जो कहानी पेश की जा रही है वहाँ तक रसाई मुश्किल न हो। अगर मुश्किलें आएंगी तो फिर उसको पढ़ना छोड़ देगा और फिर कारी से मुसन्निफ का, ऑथर का रिश्ता टूट जाएगा या कमज़ोर पड़ जाएगा, और यहीं पर रीडेबिलिटी भी साथ साथ मुतासिर होगी। इसलिए इन बातों का ख्याल, और भी बातें होंगी इंशाअल्लाह बात करेंगे। सर नीरज कुमार सर से हम इसी टॉपिक पे, इसी सवाल पे आते हैं कि सर नॉवेल के बारे में एक इतिहास ये कहता है कि हिंदी में अपठनीय शब्द इस्तेमाल होता है, तो क्या आपको लगता है कि सर जो अभी सर बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि ये जो शिकायत है कि हम नॉवेल को पढ़ने में जो कारी को दुश्वारी आती है, परेशानी आती है, क्या ये कारी की हैसियत से ये सवाल करना या एतराज करना जायज़ है? आप इसको सर किस तरह से लेते हैं? और हिंदी में इस हवाले से, हिंदी में इस हवाले से हिंदी नॉवेल लिखे गए हैं, उसमें किस तरह के मसाइल को पेश किए गए हैं? जी 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 पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है मुझे इसमें बुलाया गया है। और सही बात तो ये है कि मैं अभी बैठे हुए पीछे कह रहा था मुसब्बिर साहब से कि मैं सुनने आया हूं, मैं जानना चाहता हूं कि उर्दू में इस समय किस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं, क्योंकि उर्दू मुझको आती नहीं है और हिंदी में ट्रांसलेट होता है तो मैं पढ़ लेता हूं। तो एक श्रोता की हैसियत से मैं यहाँ पर, एक लिसनर की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन पढ़ता लिखता हूँ तो कुछ बातें कहना भी चाह रहा हूँ। अशरफ साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी कहानियाँ मुझे बेहद पसंद हैं, इनके सामने कह भी चुका हूँ पहले, जामिया में एक बार इनके मुंह से इनकी कहानी मैंने सुनी थी। खैर, जो मसला है हमारे सामने, तो एक नाम अभी अभी कौसर साहब ने लिया था, नेमत खाना। मैंने उपन्यास पढ़ लिया, मशक्क़त करनी पड़ी मुझको, और जब मैंने खालिद साहब से कहा कि मैंने वो नावल पढ़ लिया है, तो उन्होंने कहा अच्छा आपने पढ़ लिया है। उनको पहले यकीन नहीं हुआ शायद कि मैंने ऐसे ही कह दिया है। तो मैंने कहा खालिद साहब मैंने पढ़ लिया है और ये चीज़ें, तो हालांकि उनके उपन्यास मैंने पहले भी पढ़ रखे हैं, मैंने मौत की किताब भी पढ़ रखी है, खंजर पानी में भी पढ़ रखा है। तो सही बात यह है कि दो उपन्यासों ने पिछले साल मेरी रीडिंग हैबिट को चेक कर लिया। उसमें एक नेमत खाना है और दूसरा रीत समाधि है। इन दोनों नॉवेल्स ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब तक जो मैंने पढ़ा लिखा था वो मुझे सही मायने में पाठक बनाता है कि नहीं बनाता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कौसर साहब ने जिक्र भी किया है और लोग भी जिक्र करेंगे, जो पिछली शताब्दी का सेकेंड हाफ है, उस सेकेंड हाफ ने कुछ इस तरह की चीज़ों को हमारे सामने पेश किया है कि हमें अपने पैटर्न्स जो हैं, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग जो हैं, पैटर्न्स ऑफ थॉट प्रोसेस जो हैं, मैं कठिन हिंदी ना बोलूं इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बोलूँगा तो थोड़ी मुश्किल हिंदी हो जाएगी, शायद लोग हमारे साथियों को समझ में ना आए। समझ में आ जाए अच्छा, लेकिन मेरी स्थिति यह है कि मैंने पूछा कि कारी माने पाठक ना, मैंने पूछा कौसर साहब से, मेरी स्थिति यह है। तो कुछ बहुत सारी थेरीज डेवलप हुई हैं, उन थेरीज ने रीडिंग हैबिट्स को बहुत, मतलब पाठकीय जो अनुभव है उसको बदल दिया है। मैं दो थेरीज का जिक्र करना चाहूंगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक थेरी है रीडरली टेक्स्ट, माने पाठक
जब किसी चीज को देखता है, पढ़ता है, तो अपना टेक्स्ट क्रिएट करता है। और एक थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स, कि जब पाठक पढ़ता है तो वो प्रतिक्रिया क्या देता है। ये दोनों चीजें जो हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी से या पोस्ट मॉडर्न कंडीशन से निकली। और वेस्ट में इस तरह के कई नॉवेल्स हैं जिनको पढ़ते हुए हम लोगों की मतलब दिक्कत इतनी हो जाती है, कोई पंक्चुएंस नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, और चलता चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ रुकना है, क्या चीज समझनी, कैसे समझनी, ये दिक्कत होने लगती। तो पिछली शताब्दी ने इस तरह का टेक्स्ट जो है उसके लिए हमें जहनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की थी। अब जब हम देखते हैं कि इस तरह की रचनाएं हमारे सामने, सिर्फ 2 नॉवेल्स का मैंने जिक्र किया, नॉवेल्स और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि टेक्स्ट जो है वो अपील तब करेगा, पाठ जो है वो अपील तब करेगा जब पाठक जो है उसमें अपने आप को देखेगा। जो पढ़ने वाला है, रीडर है, अगर वो टेक्स्ट के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, उसके साथ वो चल नहीं पा रहा है, तो शायद उसको उपन्यास के साथ रहने में दिक्कत हो सकती है। तो क्या किया जाए? जैसे अभी अभी मेरे साथी कह रहे थे कि हमें इस तरह के इमेजेस, बिंब रखने चाहिए जो जल्दी समझ में आ जाए। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर चीजें जल्दी समझ में आ जाएं तो मेरे ख्याल से सरलीकरण हो जाता है। मैं ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी अगर जटिल है, अगर माहौल जो है वो कॉम्प्लेक्स है, अगर हमारे आसपास की चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से उन चीजों से बनी हुई रचनाएं भी बहुत जल्दी से समझ में नहीं आनी चाहिए। हम मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हम टेक्स्ट में ही नहीं उतर पा रहे हैं तो जिंदगी में मेरे ख्याल से हम नहीं उतर पाएंगे। तो मेरा यह मानना है कि अगर टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जटिल हो रहा है, ग्रंथिल हो रहा है, तो ग्रंथियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समय का रिफ्लेक्शन है, और इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें भी ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। अभी जैसे कि आप सुन रहे थे कि उर्दू में मतन की किरातियत का मसला और हिंदी में पठन पाठन और पढ़त का मसला जो है अभी इस पर गुफ्तगू चल रही थी। अब हम एक अहम फिक्शन नक्कात की तरफ चलते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। तनकीद की तमाम इस्तिलाहों से वो वाकिफ है। हम अपने तारीफ के लिए कुछ फिक्शन की इस्तिलाहों के सिलसिले में आपसे जानना चाहते हैं। मसलन फिक्शन की इस्तिलाह में हम समाजी हकीकत निगारी का इस्तेमाल करते हैं, सररियलिज्म है, दादाइज़्म है, इलामत निगारी है, आदाब तलाशने ख्याल, दाखिली कलामी, शऊर की रो, मोन्ताज, सिनेमाई फ्लैशबैक, जादुई हकीकत निगारी, तमसील निगारी, इन सब इस्तिलाहों की फनी हैसियत 21वीं सदी में क्या है, और क्या यह तमाम इस्तिलाहात 18 सदी में फिक्शन तनकीद के लिए अहम है? अगर आप इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत कर सकें ताकि हम कारीन के लिए कुछ फायदा हो। जनाब सदर और सामिन हजरात, उस्ताद मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ साहब ने बोलना, कुछ कहना एक एजाज है मेरे लिए। नावल निगारी पहले 2 मिनट में उन्वान के तहत बात कर लूँ तब आता हो। उन्वान दिया गया था 21वीं सदी में नावल समत और रफ्तार। तख्लीकी अदब के लिए रफ्तार एक ऐप है, एक ऐप है। तख्लीकी अदब में ठहराव जरूरी है, रफ्तार में दौड़ना जरूरी है। तख्लीकी अदब तखलिया में होता है। आज जो नावल लिखे जा रहे हैं 70% नावल तशहीरी नावल लिखे जा रहे हैं, तशहीरी। आज मैं ये कहने में कोई ताबुल नहीं,
कि आज करीमुद्दीन अहमद की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कभी कहा था, गज़ल नीम वैसी सिर्फ सुगर है। आज 70% नावल जो हैं इस दायरे में आते हैं कि नावल आज नीम वैसी सिर्फ सुगर है। कल खालिद महमूद साहब ने कहा कि तकरीबन 200 नावल छप चुके हैं, लेकिन 10-15 नावल का जिक्र होता है। तो बिल्कुल सही कहा कि 10-15 नावल जो मौज़े बसर है वही असल नावल है, और उसमें तशहीर का मामला कुछ कम से है। बकिया नावल मेरे पास तकरीबन जितने नावल आए हैं उसमें 70% नावल पढ़ने के लायक नहीं है। अखबारी बयानात हैं, सहाफ़त है, जबकि नावल तख्लीकी अमल है, इस्तारा साजी है। अभी कौसर वजीर साहब ने एक टर्म इस्तेमाल किया कि किसी बयानिया को इस्तारा साजी। तो विक्टर शक्लविस्की ने कहा है कि कोई ख्याल, कोई भी ख्याल हो तो बराह रास्त ना बयान करके बिलवास्ता बयान किया जाए। नावल में देखा यह गया है कि हम लोग तस्वीर नावल पर आग भाग रहे हैं। अभी नावल जो नई सदी में जो अहम नावल, कल तक इतने पढ़े गए पेपर, लेकिन जो अहम नावल लिखे गए हैं उसका जिक्र तक नहीं। नई सदी में सबसे पहला अहम नावल जोगदेव पाल ने लिखा था, पार परे। उससे कबल उनके नावल नादीद, खाबरू का जिक्र नहीं। पाल ने खाबरू का उन्वान में ही एलाबत भर दी है। खाबरू, ख्वाब का चेहरा क्या था? बंटवारे से कबल ये था कि मुसलमानों को नया मुल्क मिलेगा। मुसलमानों को जो मुल्क मिलेगा वो मुल्क जन्नत निशा होगा। खाबरू, ख्वाब का चेहरा क्या हुआ कि आज महाजिर किस सूरत में है? तो सिर्फ एक लब उर्वान है, खाबरू। आप जो ख्वाब देखा था वो उसका चेहरा ये है। इस तरह से बहुत सारे नावल है। कल जो अहम नावल है आखिर सवारिया, उस पर गुफ्तगू कब है? तारीख का बयान होता है तो तारीख के बयान को नावल बनाने का मतलब सेकेंड हैंड इत्तलाआत। आखिर सवारिया में भी तारीख का बयान है, लेकिन फनकार ने तारीख को पहले जज किया अपने अंदर। और एक मिसरा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उस बुनियाद पर एक उस नावल में जो अहम बात जो है, अहम बात यह है कि कल जहां सरों की फसलें काटी गई थी, कल जहां सरों की फसलें काटी गई थी, इसकी बात क्या हुआ? इस नावल में मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? टिट फॉर टैट कि तैमूर ने जिस तरह से सरों का मीनार खड़ा किया था, वो ऐसा मीनार कि जिसमें कटे फटे सर न हो, सालिम सर हो। आज क्या हुआ? इल्जाम दोबारा दोहराया जा रहा है। ये तखलिया का अदब है। तो जब तक फनकार को उसे सिर्फ न पढ़ें तो हमको इस तरह वो बहुत जरूरी है। इसी बात को अगर वो बयानिया सहाफती होता तो हम नावल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह साजी जरूरी है। हेलो, ठीक है, बस बहुत शुक्रिया। नॉवेल के जो मौजूद रहे उस पर हम लोग अभी बात करेंगे सेकेंड राउंड में।
अभी मदर के कदर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, प्रोफेसर कौसर नजरी साहब और प्रोफेसर नीरज कुमार साहब ने अपनी बात रखी। क्योंकि सलीम अहमद साहब जो फिक्शन निगार है वो यहाँ मौजूद है, तो एक तहलीलकार इस हवाले से क्या सोचता है कि नावल की ज़बान कैसी होनी चाहिए, क़िलत का जो मसला है, जो सवालात कायम किए जाते हैं उस हवाले से वो क्या सोचते हैं। तो हम चाहते हैं कि सर आप इस पर कुछ रोशनी डालें तो हमारी रहनुमाई होगी। दोस्तों, ये मुज़ाकरा बहुत अच्छे अंदाज में शुरू हुआ, यानी बहुत आसान सवाल से शुरू हुआ और फिर अचानक तीसरा सवाल इतना मुश्किल आ गया कि मैं डर गया कि खुदा न खास्ता इसी तरह का कोई सवाल मुझसे पूछ लिया जाए तो मेरा क्या होगा। लेकिन उसके जवाब ने मेरा डर दूर कर दिया। उसके जवाब से मुझको पता चला कि सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी जो है वो ऐसी होती है। देखिए, प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि भाई ज़माना कॉम्प्लेक्स है, तो हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ पढ़ने के लिए नावल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मैं जब कोई किताब का इंतखाब करता हूँ पढ़ने के लिए, तो मेरी एक मेंटल प्रिपरेशन होती है। मैं अगर कोई फ़लसफ़े की किताब उठाऊँगा तो मैं आई एम प्रिपेयर्ड कि मेरे को 3-4 बार पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और अगर 20-25 सफ़ात के बाद मुझको 2-4 बातें भी, एक आध बात भी समझ में आ जाए तो बहुत है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है उस किताब से। लेकिन फिक्शन से मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब मैं फिक्शन उठाता हूं तो मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले क्या हो रहा है। और बंबई की ज़बान में अगर मैं बोलूं तो मैं फटाफट जानना चाहता हूं। अगर मुझको नहीं पता चले कि क्या हो रहा है तो मैं वो किताब को रख के अखबार पढ़ूंगा या मोबाइल देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा या कुछ और पढ़ूंगा। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी भी नावल की रीडेबिलिटी के ताल्लुक से पहली चीज़ है माजरा, क्या हो रहा है, वाक़या। उसके बगैर कोई फिक्शन, कोई नावल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वाक़यात इतनी तेज़ी से हों कि आदमी बीच में रुके किसी वजह से, चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए, और दोबारा शुरू करे तो उसके जहन में वो सब बातें आई, कह ये सब हो चुका है। तब वो सोचेगा कि अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वो आगे अपना सफ़र जारी करेगा। तो ये आगे क्या होगा का सवाल अगर कोई फिक्शन नहीं पैदा करता तो वो फिक्शन रीडेबल नहीं होगा। ये पहली चीज़ है। और इसके लिए लिखने वाले के पास वाक़यात होने चाहिए अच्छी खासी तादाद में। 2-4 वाक़े को अगर खींचेगा इंसान चिंगम की तरह तो थोड़ी देर के बाद उसका जायका ख़त्म हो जाएगा, मुंह चलता रहेगा, लेकिन ये कि कोई मज़ा नहीं आएगा। और हो सकता है वो थूक दे थोड़ी देर के बाद, मैंने नावल बंद करके रख दे। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ फिक्शन के ताल्लुक से ये होना चाहिए कि कारी पढ़ते हुए सोचता भी है। कारी पढ़ते हुए सोचता है कि अब ये होना चाहिए, और नावल में कुछ और हो जाए, यानी कहानी में ट्विस्ट जिसको आप बोलते हैं। कारी एकदम से चौंक पड़े, अरे ये क्या हो गया। तो ये जो है ना, ये क्या हो गया, ये कारी को तैयार करता है इस बात के लिए कि इस किताब में ऐसा बहुत कुछ होगा जो उसकी एक्सपेक्टेशन की, उसकी तवक्को के खिलाफ है। तब जाके वो किताब उस कारी को पढ़वाती है, कह रही यार इसमें तो ऐसी बातें हो रही है जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बात माकूल है। ये इसमें जो है वो मुसन्निफ वहां चला गया जहां मैं नहीं जा सकता था। तो वो देखता है कि अब आगे ये कहां जाएगा, अब आगे ये क्या बताएगा। और यही चीज जो है उसको
कहानी के खात्मे तक या नावल के खात्मे तक ले जाती है। तो मैं समझता हूँ रीडेबिलिटी के हवाले से, क़िरात के हवाले से ये बहुत अहम है कि जो आदमी लिख रहा है उसके पास वाक़यात हों, उनमें रब्त हो। जब रब्त होता है तो समझ में आती है बात। लोग बोलते हैं ना बीच में समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता है कि उसमें रब्त ही टूट जाता है। जब बात से बात निकलेगी तो आदमी कैसे रखेगा किताब? लोग बोलते हैं किताब रखी नहीं जाती। क्यों नहीं रखी जाती? तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि फिक्शन से कारी का जो एक्सपेक्टेशन है, ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है। मेरा भी एक्सपेक्टेशन है। जब भी मैं कोई फिक्शन उठाता हूँ तो मैं ये सब एक्सपेक्ट करता हूँ, और जब मेरी ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ, और जब मेरी ये तवक्कुआत पूरी नहीं होती है तो मैं उसको रख देता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसमें एक दो चीज़ का एहतियात, जैसे किसी के कभी कभार फिक्शन निगार या नावल निगार ये भूल जाता है लिखते हुए कि वो फिक्शन लिख रहा है। तो किसी हवाले से उसके पास मालूमात का बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन वो कहानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उससे कंट्रोल नहीं होता है बेचारे से। तो वो ज़बरदस्ती उसको जो है उससे ठोसना शुरू कर देता है। अब ये उसकी मजबूरी है, लेकिन कारी की मजबूरी नहीं है। वो उस गैर ज़रूरी मालूमात को नहीं पढ़ना चाहता, वो तो जानना चाहता है कि आगे क्या हुआ, और वो गैर ज़रूरी मालूमात उसको आगे बढ़ने से रोकती है और किताब बंद करने पर मजबूर करती है। तो ये एहतियात भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो कहानी की ज़रूरत का ख्याल करे, अपनी ज़रूरत का नहीं, तो जाकर के वो रीडेबल होती है। तो ये चंद बातें हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि फिक्शन रीडेबल होता है। एक आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहानी लिखने वाला शुरू तो करता है, शुरू करना उसके इख्तियार में है, लेकिन शुरू होने के बाद मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि वो कहानी पहले लिखने वाला आगे है, कहानी उसके पीछे है, लेकिन थोड़ी देर में कहानी आगे निकल जाती है और वो उसके पीछे चलने लगता है। तो अगर वो जो मुसन्निफ है अगर वो कहानी के साथ चलता रहे, यानी कहानी जहां जाती है वहां उसके साथ चलता जाए, उसके जहन में एक पहले क्लाइमेक्स है, लेकिन कहानी का तकाजा चलते चलते किसी और क्लाइमेक्स का मुतालबा कर रहा है, अब वो उस पर वो क्लाइमेक्स थोप दे जो उसके जहन में पहले था, तो वो कहानी का कत्ल कर देता है। और ये बात उसको अगर अच्छी लगती है तो लगती है, लेकिन कारी को अच्छी नहीं लगती। उसका ताल्लुक तो उस कहानी से है। तो अगर उसका मुसन्निफ भी कहानी को कत्ल कर दे तो भी ये बात कारी को गिरा गुजरती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लिखने वाला कहानी के साथ चलता है और कहानी जहाँ जाती है वहाँ ले जाए और कहानी जहाँ ख़त्म होती है वहाँ रुक जाए, तो समझ लीजिए कि वो बीच में किसी कारी के लिए उस नावल को छोड़ देना बहुत मुश्किल है। और अगर इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर पढ़ना मुश्किल है, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले मकसूद दानिश साहब ने एक सवाल कायम किया था कि 21वीं सदी के जो नॉवेल लिखे जा रहा है तकरीबन 70% नॉवेल तशहीरी है और पढ़ने के लायक नहीं है। तो मैं अपनी बात की तायीद भी करता हूँ, क्योंकि मैंने नॉवेल पढ़े भी हैं उस तरह के जो एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने के लिए और जबान की सतह पर इतने गुदरे होते हैं, तस्कीर और तामीज़ और जुमले की बेसाख्ता इतनी गलतियाँ होती है कि आप उसको उलट करके रख सकते हैं। तो बहुत सारे नॉवेल ऐसे हैं, लेकिन कुछ नॉवेल इस तरह के आए हैं जिन्होंने जबान का जायका भी बदला है, जिसमें हम नॉवेल का जिक्र करेंगे 20वीं सदी में झारखंड से लिखे गए लिमिटेड डल का। कंप्यूटर की जबान का जो पूरा कंसेप्ट था, वो जबान जो हम आज अपने खाने पीने की चीजों में चिकन फ्राई, एग फ्राई, एटीएम कार्ड, ये जो अल्फाज आए वो दूसरा माना वहां लेते हैं, दूसरा रूप लेते हैं। तो तनकीद करते वक्त ऐसे में इन अल्फाज का इस्तेमाल हम कैसे करें
और मौजूद दरअसल था बच्चा मजदूरी और रियलिटी शोज। रियलिटी शोज मसला यह था कि क्या वही मसला है कि 3 साल की बच्ची जो लेमिनेट होकर के स्टेज पे डांस करती है उससे पैसे कमाती है, क्या वो बच्चा मजदूरी के जुमरे में आता है या नहीं आता है, एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये कि उसको बच्चा मजदूरी में शुमार नहीं करते हैं और जो बच्चा लेबर ईट गारे का काम करता है उसको बच्चा मजदूरी में शुमार करते हैं और लेबर क्राइम के तहत उसको जेल में भेजते हैं। तो इस सतह पर जो ये तसादुम पैदा हो रहा है, सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इस बात की करते हैं, तो ऐसे में उस नॉवेल के सतह जबान की सतह पर और मौजूद की सतह पर आपकी क्या है, चूंकि आपने तनकीद भी की है उस हवाले से आपने फिक्शन तनकीद की किताब भी आई है और उसमें इस चीज का जिक्र भी है, तो इस सिलसिले में वजाहत करें। मैं जिस नावल का नाम उन्होंने लिया उससे हटकर बात वही होगी। जबान में अल्फाज खुश्क और तर होते हैं, बहुत सारे लफ्ज होते हैं जिसे सुनकर आपके अंदर पहले खुश्की और तरी का एहसास होता है, फूल तर हो जाते हैं, पत्थर खुश्क हो जाते हैं। तो लैमिनेटेड गर्ग जो है ज़बान मसला है, वहाँ खारजी मसाइल कभी आदमी को इनहेल नहीं हो पाती है। तो इस तरह के बहुत सारे नावल हैं, ये खारजी मसाइल को बातनी मसाइल बनाना कोई आदमी वो खाली जाओ के नावल जो है उनसे सीख सकते हैं आप। लेकिन लैमिनेटेड गर्ग में जितने अल्फाज आए हैं या खारजिया आई है तो ज़हनकारी या फिसकारी दाखिल नहीं हो पाता है, इसलिए उस नावल का ज़बान मसला है, समझे, ज़बान सब। बहुत शुक्रिया सर, मुख्तसर अगर फरमाने बड़ी मेहरबानी होगी। सर मेरा सवाल है मकसूद दानिश साहब से कि ये नॉवेल के बयान में काफ़ी बात हो रही है, आप उनके नाक़िद हैं, तो जो 21वीं सदी में जो नॉवेल लिखे गए उसके म्यार पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें इख्तिसार के साथ तो बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात कहता हूँ, सलीम साहब ने जिन नावलों की बात की वो उन नावलों को हम तफरीही नावलों में शुमार कर सकते हैं, फिक्री नावल में नहीं। मयार फिक्स बनता है, मयार कभी भी जब तक अफकार और ख्याल ना हो मयार आएगा नहीं। आलम सुरूर ने रेक्स वार्डर के दर्ज कहा है कि नावल फ़लसफ़ाना मशगला है, फ़लसफ़ाना मशगला है। आलम सुरूर ने लिखा है, रेक्स वार्डर कहते हैं कि नावल निगारी फ़लसफ़ियाना मशगला है, जिसे काटा है बिलन कर्डन ने कि नावल फ़लसफ़ियाना मशगला नहीं बल्कि नावल फ़िक्री मशगला है। जब तक नावल में फ़िक्री मशगला ना हो मयार अहम हो सकता नहीं। जब तक फ़िक्री मशगला क्या है, फ़िक्री मशगला है क्या कि नावल में एक सोचती हुई आवाज़ शुरू से आखिर तक चलती रहे, धीरे धीरे हमारे जहन को तरोताज़ा करते रहे, यह तब बयान अहम होता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अब लगे आते हैं कि आखिरी सवाल जो है अपने पैनलिस्ट से मैं करना चाहूँगा कि सलीम साहब से कि सानिया खतरों के क़याम और मुस्बत फिक्री और अफ़कारी रवैयों के फ़रोग़ में नॉवेल किस हद तक मौलिक शामिल हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें काम किया, आप कई तरह के हैं, तो इस पर थोड़ा सा इज़हार नहीं, अगर आपने मेरे नावल पढ़े होते तो आप ये आखिरी जुमला नहीं कहते। देखिए, सवाल और फिक्री वगैरह के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं तकरीर करता हूँ, दर्स देता हूँ, मज़ामीन लिखता हूँ अखबारात के लिए। मैं नावल जो है वो इसलिए नहीं लिखता, तो इसलिए मैं इसके पहले वाले सवाल पे 1-2-4 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ, तहज़ीब वाली बात। देखिए, अगर मुझको हिंदुस्तानी तहज़ीब पर
कर लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए नावल लिखना मेरी मजबूरी नहीं। या इस्लामी तहजीब के बारे में मैं लोगों को आश्कार करना चाहता हूं तो भी मैं नावल नहीं लिखूंगा, इसलिए कि किताबें सिविलाइजेशन पे लिखी जाती हैं, मगरबी तहजीब पे भी मैं किताब लिख सकता हूं। नावल क्यों लिखूं उस पर? तहजीब जो है वो नावल का किरदार तय करता है। जैसे अगर मेरे नावल का किरदार बरतानवी है तो उसके आसपास बरतानवी तहजीब होगी। अगर मेरा नावल अमेरिका में उसके वाक़यात हो रहे हैं तो वहाँ पर अमेरिकी तहजीब आपको दिखाई देगी। अगर मेरा किरदार जो है वो जाके काला हांडी में बैठा हुआ है उड़ीसा के कबायली इलाके में, तो आपको वहाँ पर कबायली इलाकों की तहजीब दिखाई देगी और देनी चाहिए। तो आप जो मुसन्निफ है वो ये नहीं तय कर सकता कि मैं कौन सी तहजीब दूंगा, वो तो उसका किरदार तय करेगा कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है, और वो अपने साथ अपनी तहजीब बयान करेगा। और उस किरदार को जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके आसपास की तहजीब के बारे में कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन वो एडिशनल चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पहले से तय नहीं कर सकते कि आप किन तहजीब को पेश करने के लिए नावल लिखेंगे। आपकी कहानी, आपके किरदार ये तय करेंगे कि उनके साथ कौन सी तहजीब और कौन सी अक़दार पेश होंगी। इतना आज़ादी जो है वो लिखने वाले को होनी चाहिए। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो देखते हैं ये हो रहा है वो लिखते हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं लिखते, बल्कि आप ये लिखते हैं कि क्या होना चाहिए था। ये आज़ादी आपको सिर्फ फिक्शन में है। आप अगर अखबारी ये तबसरा लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप दर्ज दे रहे हैं तो उसमें नहीं डाल सकते। फिक्शन में आपको ये आज़ादी है कि आप ये लिखें कि क्या होना चाहिए और ये लिखें कि क्या हो सकता है जो नहीं हुआ। तो जो फिक्शन निगार है उसको, उसकी खूबी या उसकी आज़ादी ये होती है कि वो कुछ देखता है और फिर ये सोचता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए था, और फिर वो ये सोचता है कि ये हो सकता था, और वो सब लिख देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये है फिक्शन, और बाकी सब कुछ तो आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डाइस पर तशरीफ फरमा प्रोफेसर कौसर बजरी साहब, डॉक्टर नीरज साहब, मसूद दानिश साहब, सलीम साहब और हमारे दोनों नौजवान इम्तियाज साहब और मुख्तार साहब, सफदर इमाम साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, खालिद साहब यहाँ तो जो है वो अपनी जगह क़यामत है। हज़रात गिरामी, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। चलिए, आपके अंदर थोड़ी गर्मी आई। मैं याद करना चाहता था कि ये सेशन बड़ा जानदार सेशन था, और इसमें सवालात, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोफेसरों को मेरे ख्याल में 30-40 साल के बाद जो है इस बात का अंदाज़ा हुआ होगा कि हमसे भी सवाल किए जा सकते हैं, और उन्होंने जो है सिर्फ बदी सवालों के जवाब अपने ज़ौक़, अपने मुताले और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर दिए। अगर आप देखें अलग अलग तमाम शुरा की गुफ्तगू को, तो अलग अलग तो उसमें बड़े मानी बनते हैं, लेकिन सबको मिला के देखिए तो एक अजीब सा मबहस बन गया है, जिसको मेरे ख्याल में जब ये कार्रवाई छपेगी तब अंदाज़ा कर पाएंगे हम कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही थी और कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा या कम थी। एक छोटी सी बात याद करना चाहता हूँ, वक्त कम है और अज़ान हो चुकी है, नमाज का भी वक्त है। मैं अपने अजीज़ गिरामी कल भी सवाल करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो बुनियादी सवाल है कि जब अज़ान हुई तो अज़ान के वक्त जो है प्रोग्राम बंद करने की क्या ज़रूरत थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दो तरीके की तहजीबें हैं। एक तहजीब वो होती है जब अज़ान हो तो खामोशी के साथ आप खामोश हो जाए और अपने उन कामों को छोड़ दें फिलहाल जो कर रहा है, और दूसरी तहजीब ये होती है कि अज़ान हो रही है तो जैसा जो चाहे करते रहो। तो ये अपनी अपनी तहजीब की बात है, जैसा आप उसको कबूल कर लें। हमारी तहजीब तो
अक्सरियत यहाँ बैठी है उनकी तहजीब यही है, अगर अजान हो रही है तो खामोशी अख्तियार कर लेना चाहिए। दोस्तों, नॉवेल कैसे लिखा जाना चाहिए और नॉवेल में क्या होना चाहिए, ये सवालात जो हैं ये गालिबन किसी एतबार से तो बड़े बहुत अच्छे माने जा सकते हैं किसी मुज़ाकरे के लिए, लेकिन दर हकीकत जो है ये एक तरीके से इन सवालात के जवाब जो हैं वो तख्लीक़कारों को के ऊपर एक पाबंदी सी आयद कर देते हैं, अगर वो उन पाबंदियों को पूर्ण करना चाहें तो। मैं ये समझता हूँ कि एक तख्लीक़कार जो होता है वो कारी के मुताले, कारी के तजर्बे, तरक्की पसंदी, जदीदियत, मावाद जदीदियत, इन तमाम के सवाल अपनी तख्लीक करता है। वो उस कशिश शकल से आज़ाद हो जाता है जिस वक्त वो कलम लेकर सफ़े किरतास पे कुछ लिखने की कोशिश करता है, बशर्ते कि वो एक जेन्युइन फनकार हो। यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर, सलीम साहब ने भी कहा, मकसूद दानिश साहब ने भी कहा, और इन बाकी के दो हजरात ने कहा नहीं, लेकिन दिल में उनके भी यही था कि जो अदब लिखा जा रहा है या नावल की शक्ल में, उसमें 70% वाकई ऐसा है कि उसे न पढ़ा जाए तो अनसब। नीरज साहब ने एक बात कही जिसका इयादा हमारी सामईन की तरफ से भी हुआ, जटिलता की बात और कॉम्प्लेक्सिटी की बात। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी आसान चीज़ में सन्नाई पैदा करना और उसको पेचीदा बनाना, ये हो सकता है एक हुनर हो, लेकिन बहुत पेचीदा चीज़ों को आसान बना के पेश करना ये असली फन है। क्योंकि कारी जो आपकी किताब 200, 250, 400, 500 रुपये में खरीदता है, वो पहेलियाँ पूछने के लिए किताब नहीं खरीदता है, वो एक संजीदा किस्म की आला दर्जे की फरहत हासिल करने के लिए किताब खरीदता है, और उस फरहत के साथ जो है बसीरत भी शामिल रखता है, वो इसमें बसीरत भी मिले। तो ये जो पेच दर पेच किस्म की चीज़ें होती हैं जिनको वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, वो नाकाबिल कबूल होती हैं और वो किताबें अपनी बहुत आगे बढ़ जाती हैं। आप नतीजे के ज़माने में लिखी हुई कहानियों के बारे में सोचिए, आज सिर्फ सुरेंद्र प्रकाश की 2 कहानियाँ जिंदा हैं, रोने की आवाज़ और बाज़गोई का भी आधा हिस्सा से बिजू को भी शामिल कर लिया। असलम साहब मुंबई के हैं तो उनकी खातिर बिजू का भी शामिल, क्योंकि सुरेंद्र प्रकाश का हो सकता है मैं ये बातें कुछ गुलू के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे बिरादर अजीज सफद इमाम कादरी साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे। हो सकता है मैं कुछ गुलू के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा अलामतियत और बहुत ज़्यादा पेचीदगी का ज़माना था, वो दरअसल अहमाल का ज़माना था, मोहम्मदियत का ज़माना था। वो कहानियाँ अगर वाकई सच्ची, वो नावल वाकई सच्ची, नावल तो खैर कम लिखे गए उस ज़माने में, नावल तो इधर ज़्यादा लिखे गए हैं, अगर वाकई वो सच्ची कहानियाँ और अच्छी कहानियाँ थी तो कम से कम आज तो उनका नाम लिया जाता। आज तो 50 साल गुजर गए, 60 बरस गुजर गए, तो अदब का फैसला जो है आमतौर पर 30-35 साल में हो जाता है, और उसके बाद अगर बड़ा अदब हो तो उसके वो 200-300 साल तो आगे तक चलता रहता है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा फिक्शन से हटा के शेर की तरफ लाना चाहता हूँ। गालिब हमारा बहुत बड़ा शायर है, उसका एक शेर है कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। और फारूकी साहब की थीसिस के मुताबिक गालिब से भी बड़ा एक शायर है मीर तकी मीर, वो इस मौजू पर गालिब से 70 बरस पहले शेर कह चुका है कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार है अपना। आप देखिए ये दोनों शेर बड़े हैं, ये दोनों बड़े बड़े शायरों के शेर हैं, लेकिन मुझे बताइए इन अशार में कोई पेचीदगी है? इन अशार में कोई पेचीदगी तो एक तरफ जो इल्म बलागत के अज्जा होते हैं उनमें कभी कोई जुज़ बता दीजिए इसमें हो, इस्तिआरा हो, तशबीह हो, लफ्ज़ नशर मुरत्तब हो, गैर मुरत्तब हो, इसमें कुछ नहीं है। इसमें शिद्दत है फिक्र की, और अपने कहने जो कहा गया ना कि क्या से बेहतर कैसा,
क्या कहा गया ये इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे कहा, तो वो जो कैसे कहा मीर ने कि बेखुदी ले गई कहाँ हमको, देर से इंतजार अपना, तन्हाई पे इससे अच्छा शेर निकाल के बताइए कोई मुझे। मेरे कहने का मतलब ये कि पेचीदा चीजों को फनकार देर क्यों करता है लिखने में, या लिख लिख के काटता क्यों है? वो इसलिए काटता है कि वो जानता है जो मैं लिख रहा हूं ये या तो बहुत पेचीदा हो गया या ये मुहमिल है, इसलिए इसे काट दो। नज़ीर मसूद साहब 6-6, 7-7 दफा काटा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 2-2, 3-3 दफा काट देते इन चीजों में। तो जब उसकी फिक्र और उसका मकसद ही ये होता है कि हम इस चीज को जो है वो उस जबान में पेश करना चाहते हैं जिस जबान में हमारा ये ख्याल पूरे का पूरा कारी के पास पहुंच जाए और पूरी अदबियत के साथ पहुंचे और आला दर्जे की फरहत के साथ पहुंचे और एक बसीरत लेके पहुंचे। तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू को आगे मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। हालांकि मैंने सेमिनार में अक्सर देखा है कि लोग तकरीर करने के लिए आते हैं, ख़ासतौर से हुजूर मोहतरम, क्योंकि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है आमतौर पर, तो वो बात में कहते हैं कि अब मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ। मैंने एक दफ़ा गिना तो चौथी दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी बात करना। खैर, मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक फनकार जो होता है वो फोटोग्राफर नहीं होता, उसका काम मुसव्विरी है। अगर फोटोग्राफर होता तो जैसा था वैसा का वैसा दिखला देता, वो बिल्कुल जैसे सलीम साहब कह रहे थे, अखबारी रिपोर्ट बन जाती। वो मुसव्विरी करता है, जहाँ चाहता है हल्के रंग रखता है, जहाँ चाहता है गहरे खत लगाता है। तो ये सब फनकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कितना ही मैं तनकीद निगारों की बड़ी इज्जत करता हूँ और बहुत मेहनत करते हैं ये हजरात, और कभी कभी मैं भी तनकीद लिखने की कोशिश करता हूँ। मुझे महसूस होता है वाकई कि किसी एक फनकारे पे थोड़ा सा लिखने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है और कितना जहन सोजी करना पड़ती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। लेकिन मैं एक बात ये बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि तनकीद की किताबें पढ़ डालिए, लेकिन आप इस बात का सुराग नहीं लगा पाएंगे तकलीफ कैसे पैदा होती है, तकलीफ कैसे की जाती है। अरे खुद तकलीफ निगार को नहीं मालूम होता कि तकलीफ कैसे पैदा होती चली जा रही है। तो जो पुरस्कार चीज़ें हैं उन्हें पुरस्कार रहने दीजिए। हज़रात गिरामी, अब मैं वो आखिरी बातें कर रहा हूँ। आखिरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे 21वीं सदी के नावल में समत और रफ्तार के ऊपर ये सेमिनार हुआ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ अदब इस्लामी के मुंतज़मीन को। वो तकरीबन हर साल कोई ना कोई बड़ा जलसा करते हैं। पहले भी मुझे इनके जलसों में आने की सादत हासिल हुई है। तो बहुत उम्दा मौजू पर सेमिनार किया। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में ये बात कहना चाहता हूँ कि उर्दू नावल की 21वीं सदी में रफ्तार तो बहुत उम्दा है, सब के बारे में फिर सोचेंगे। रफ्तार बहुत उम्दा है। तकरीबन 200 नावल लिखे जा चुके हैं। 2016 में जब सेमिनार हुआ था कलकत्ता में, तो उस वक्त तक 117 नावल लिखे जा चुके थे और पाकिस्तान के नावल इसमें शामिल नहीं है। ना वो मिर्ज़ा अतर बेग के नावल शामिल हैं, ना मोहम्मद हमीद शाहिद के नावल शामिल हैं, ना कराची वाले शामिल हैं, ना कोई और वो नावल शामिल नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी नावल। तो सब के बारे में जो है वो फिर बैठ के नावल पढ़ के सोचा करेंगे कि सब कैसी चल रही है। रफ्तार अच्छी है, रफ्तार अच्छी है। दूसरी बात ये कि एक चीज़ जो है पिछली सदी के मुकाबले में इस सदी में ज़्यादा देखी गई कि वो अब नावलों की ज़खामत, कुछ नावलों को छोड़कर अब नावलों की ज़खामत कम होने लगी है। हालांकि अभी भी ऐसे ऐसे नावल लिखे जा रहे हैं जिन्हें बिला तनसीब रहल कर रख के पढ़ना पड़ता है। लेकिन बहरहाल वो गिनती में कम है। और जो हमारे पास नावल है वो इसलिए मुख्तसर लिखे जा रहे हैं कि वक्त की कमी इसका एक जवाब है। वक्त की कमी है इंसानों के पास आजकल। एक दूसरी चीज़ ये, उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई, दलित डिस्कोर्स पर भी बहस हुई, लेकिन ये हकीकत है कि 21वीं सदी में जो उर्दू नावल लिखे गए उसमें कमज़ोर तबक़ात की नुमाइंदगी बढ़ी है पहले से। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि कमज़ोर तबक़ात को अपने कमज़ोर होने का एहसास बेदार हुआ हो उनके अंदर, और एक दूसरी वजह ये भी है कि खुद कमज़ोर तबके के हाथ में भी कलम आ गया है। चाहे वो औरत हो, चाहे दलित हो, चाहे शरीफ कास्ट हो, उनके हाथ में भी कलम आ गया है।
अब वो तमाम उस डिस्कोर्स में लिखे जाने वाले तमाम फन पारे जो हैं वो फन की आला सतह को छूते हैं या नहीं छूते, इस पर बहस बाद में कभी होगी, लेकिन बहरहाल क्वांटिटी के एतबार से वो चीज़ें बढ़ी हैं। अब बस 2 शिकवे करना चाहता हूँ, और वो शिकवे किससे करना चाहता हूँ? आखिरी बात में 5 चीज़ें शामिल हैं असलम मियां, बैठिए। तो ये अर्ज करना चाहता हूँ, हालांकि बड़ी बेतुकी बात भी लगेगी, लेकिन कभी कभी बेतुकी बात भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है उसमें कभी कोई तुक पैदा हो जाए। हमारे अदब में जासूसी नावलों की एक बड़ी अहमियत थी। बड़े बड़े लोगों को हमने जो है वो जासूसी नावल पढ़ते हुए देखा, और सब तो नहीं लेकिन कम से कम इब्ने सफ़ी एक ऐसे थे जिनके नावलों में बड़ी अदब की चाशनी हुआ करती थी। शाही नकारा और बर्फ के भूत और 1.5 मत वाले और बेचारा बेचारी वगैरह वगैरह 150-200 नावल लिखे उन्होंने। आज से कई दहे पहले या 2-3 दहे पहले ज़हन जदीद ने एक सर्वे कराया था, उसमें एक ही शख्स ने हिम्मत की थी ये कहने की कि जो हमें 10 नावल पसंद है उसमें एक नावल जो है इब्ने सफ़ी का शाही नकारा भी है। इत्तेफाक से वो शख्स आपके सामने खड़ा हुआ। तो उसके बाद से इब्ने सफ़ी में लोगों की नज़र इस लिहाज से भी पड़ी कि इब्ने सफ़ी को हम लोग जो है अपने अदीबों में और अच्छे अदीबों में शुमार करें, और मैं आज भी उनको अच्छे अदीबों में शुमार करता हूँ। जब मेरा बहुत दिल घबराता है तो मैं इब्ने सफ़ी की किताब उठा के बैठ जाता हूँ। मुझे उसमें अदब की चाशनी भी मिलती है, तहजीब भी मिलती है, इंसान की नफ्सियात भी मिलती है, सभी कुछ मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो नावल क्यों नहीं लिखे जा रहे, वो जासूसी नावल क्यों नहीं लिखे जा रहे? कोई मुझसे ये न कहे कि वक्त बहुत कम हो गया है। अगर वक्त कम हो गया है तो हैरी पॉटर के लिए भी तो वक्त कम होना चाहिए था। हैरी पॉटर 7 जिल्दों में है, और बरतानिया और अमेरिका के बच्चे ही नहीं, हिंदुस्तान के बच्चे भी 7 जिल्दी पढ़ चुके हैं, 3-3, 4-4 मरतबा पढ़ चुके हैं। और जबकि वो जो मवाद है उन 7 जिल्दों में, तो बेचारी ने 300 सफ़हात की किताब लिखी, 2100 सफ़े में वो मवाद है। हमारे पास 47,000 सफ़हात हैं तिरस्मी कहानियों में, 47,000 सफ़हात, 47,000 सफ़हात। आप गौर कीजिए कि जिसके पास 47,000 सफ़हात हो जिस ज़बान के पास, क्या उस ज़बान वाले जो हैं उनको कंडेंस करके, थोड़ा सहल करके, थोड़ा आसान करके, क्या अपने बच्चों को वो तोहफा नहीं दे सकते? अब आप कहेंगे कि बच्चों को तोहफा तो दे देंगे, बच्चों के पास जो है वो उर्दू की आशनाई कब है? तो मैं कहता हूँ कि ये आशनाई पैदा करना भी तो तुम्हारा और मेरा ही काम है। आप उस आशनाई को पैदा कीजिए, मौलवी रख के पढ़ाइए, मकतब में कम्युनिटी मकतब कायम कीजिए, मदरसों में भेज के उर्दू पढ़ाइए, 1 साल पढ़ाइए, 1.5 साल पढ़ाइए, दादी अम्मी पढ़ाएं। माँ बाप से तो उम्मीद मत रखिए, उन्हें खुद ही उर्दू नहीं आती। जो इतने बड़े बच्चों के माँ बाप हैं वो खुद बेचारे उर्दू से ना आशना है, तो उन बच्चों को उर्दू पढ़ाइए। असली चीज़ जो है वो यही है कि अगर हम अपने नई जनरेशन को, अपने बच्चों को अगर हम सफ़ाई करतास और पक्की स्याही के रिश्ते से दूर रखते हैं तो ये बड़ा जुल्म होगा उनके ऊपर। न वो बड़े होकर आपका दरिया पढ़ पाएंगे, ना नेमत खाना पढ़ पाएंगे, ना आखिरी सवालियाँ पढ़ पाएंगे, ना तिलिस्म खुशरुबा पढ़ पाएंगे। तो इस पर भी कभी गौर करने की जरूरत है। हज़रात गिरामी, मेरे ख्याल में मैं अपने औकात और अपनी औकात दोनों से ज़्यादा भूल गया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इन बातों को ध्यान से सुना और खुश होकर सुना, और मैं बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहता था अपने दोस्तों की गुफ्तगू का, जो सदारती कलिमात के लिए ज़रूरी भी होती है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे कुर्बान करना पड़ा। बहरहाल मैं एक दफ़ा फिर मुंतज़मीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस काबिल ज़िंदा के साथ साथ